हरियाणा विधानसभा चुनाव में करारी हार के बाद कांग्रेस में खलबली मच गई। हरियाणा के पूर्व मंत्री और पार्टी के अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी के अध्यक्ष अजय यादव ने आरोप लगाया कि राष्ट्रीय और राज्य नेतृत्व के बीच समन्वय खराब है। उन्होंने यह भी बताया कि पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव केसी वेणुगोपाल से संपर्क नहीं हो पा रहा है। अजय यादव ने कहा कि पार्टी का अहिरवाल क्षेत्र में अपनी विफलता पर आत्मचिंतन करना चाहिए, जहां उसे 11 सीटों में 1 सीट सिर्फ मिली। अजय यादव ने आगे कहा, कांग्रेस कार्य समिति, पार्टी की केंद्रीय चुनाव समिति, अखिल भारतीय कांग्रेस समिति या हरियाणा प्रदेश कांग्रेस समिति में अहिरवाल का कोई प्रतिनिधित्व नहीं है। पार्टी ने ओबीसी राष्ट्र अध्यक्ष नियुक्त किया है, जिसका कोई फायदा नहीं, क्योंकि यह शक्तिहीन है। हम चुनाव हार गए क्योंकि राज्य और राष्ट्रीय नेतृत्व के साथ कोई समन्वय नहीं था। वहीं एक रिपोर्ट के अनुसार अजय यादव ने पार्टी नेतृत्व पर विफलता का आरोप लगाया। उन्होंने कहा, जब पार्टी के प्रदेश प्रभारी दीपक बावरिया अस्पताल में भर्ती थे तो उनका कार्यभार किसी दूसरे नेता को क्यों नहीं सौंपी गई। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष उदय भान खुद चुनाव लड़ रहे थे, इसीलिए वे उचित फीडबैक लेने और रणनीति को अंतिम रूप देने में उम्मीदवार की मदद करने में विफल रहे। अजय यादव ने आगे कहा कि अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के वरिष्ठ नेताओं ने उनसे राहुल गांधी के रोड शो की व्यवस्था करने को कहा था, लेकिन नेता कभी उनके क्षेत्र में नहीं आए। अजय यादव ने कहा, हमने रेवाड़ी में कुमारी शैलजा का कार्यक्रम तय किया था, लेकिन उन्होंने हेलीकॉप्टर की अनुपलब्धता के कारण आने में अनिच्छा जताई। फिरोजपुर झिरका से हमारे मौजूदा विधायक मम्मन खान का बयान भी हमारे खिलाफ गया। वे भारी अंतर से जीते क्योंकि वहां अधिकांश मतदाता मुस्लिम थे, लेकिन हम उनके विवादास्पद बयानों के कारण हार गए। अभियान का नेतृत्व व्यक्तिगत स्तर पर किया गया और अन्य नेता गायब थे। हम ध्रुवीकरण और खराब चुनाव प्रबंधन के कारण हार गए। वरिष्ठ कांग्रेस नेता और रोहतक विधायक भारत भूषण बत्रा ने कहा कि खराब प्रबंधन और पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं के अति आत्मविश्वास के कारण वे चुनाव हार गए। उन्होंने कहा, प्रचार के आखिरी सप्ताह में एससी और ओबीसी का भारी ध्रुवीकरण देखा गया और यह भाजपा के लिए कारगर रहा। हमें इस बात पर फिर से विचार करना होगा कि हमें कहां कमी रह गई। असंध के पूर्व विधायक शमशेर सिंह गोगी की इस टिप्पणी के बारे में पूछे जाने पर कि पार्टी अंदरूनी कलह और पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर अत्यधिक निर्भरता के कारण हारी, बत्रा ने कहा कि यह सच नहीं है। उन्होंने कहा कि गोगी की टिप्पणी पक्षपातपूर्ण है, क्योंकि उन्हें जब भी मौका मिलता है वे हुड्डा के खिलाफ बोलते हैं। विधानसभा चुनाव में असफल रहे कांग्रेस के एक वरिष्ठ नेता ने हार का ठिकरा अपनी ही पार्टी नेताओं पर फोड़ा। उन्होंने कहा कि राज्य में पार्टी के वरिष्ठ नेता पार्टी उम्मीदवारों की हार सुनिश्चित करने में सक्रिय रहे, जो अलग अलग गुटों से जुड़े हैं। उन्होंने कहा, हमारे शीर्ष नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा, कुमारी शैलजा, अजय यादव और रणदीप सुरजेवाला ने एक बार भी मंच साझा नहीं किया। 2 रैलियों में हुड्डा और शैलजा मौजूद रहे, लेकिन अन्य नेता गायब रहे। भाजपा ने लोगों को यह बताकर सफलता हासिल की कि हरियाणा कांग्रेस में सब कुछ ठीक नहीं है और विधानसभा के नतीजे इसका प्रतिबिंब है। इस पूरी रिपोर्ट को लेकर के आपकी क्या कुछ राय है, कमेंट बॉक्स में बताइए। तब तक के लिए देखते रहिए लाइव टीवी न्यूज। राजदीप सरदेसाई जैसे पत्रकार कांग्रेस से इतना डरते हैं कि हरियाणा की हार पर राहुल गांधी नाराज न हो जाए, इसीलिए टीवी चैनलों पर खुद को अंडे से धो रहे हैं। सोचिए क्या होती है दरबारी मीडिया। विवादित पत्रकार राजदीप सरदेसाई हरियाणा चुनाव से पहले तक हर जगह दावा कर रहे थे कि प्रदेश में कांग्रेस ही आएगी। नतीजे आए तो उनकी खूब फजीहत हुई। अब उनकी एक क्लिप सोशल मीडिया पर वायरल है। वीडियो द ललन टॉप के नेता नगरी एपिसोड की है। इसमें वो कबूलते नजर आ रहे हैं कि उनकी हरियाणा चुनावों में बहुत बेइज्जती हुई। वीडियो में राजदीप कहते हैं, यहाँ एक अंडे की प्लेट रखी है, मैं इसे अपने चेहरे पर लगाने वाला हूँ ताकि आपका शो वायरल हो जाए। मैंने जो अनुमान लगाए थे उससे मेरी बड़ी बेइज्जती हुई कि लोग ये अंडा मेरे मुंह पर फेंकें। गजब बेइज्जती हुई है। उनका ये बयान हरियाणा चुनाव के नतीजे देखने के बाद आया, जिसमें भाजपा ने तीसरी बार ऐतिहासिक जीत दर्ज की। भाजपा की जीत के बाद सोशल मीडिया पर नेटिजन्स राजदीप सरदेसाई जैसे विशेषज्ञों को ट्रोल कर रहे थे और पूछ रहे थे कि आखिर उनके दावों का क्या हुआ। अपनी इसी ट्रोलिंग को देख शायद सरदेसाई का एक ये बयान भी आया। बता दें कि हरियाणा चुनाव से पहले कई बार सरदेसाई को कांग्रेस की वाहवाही करने अलग अलग मीडिया प्लेटफॉर्म पर देखा गया था। इनमें से 3 बार का जिक्र न्यूज तक से बातचीत में सरदेसाई ने कहा था, मैं दीपेंद्र सिंह हुड्डा के घर पर था। मैंने इतने लंबे समय में किसी कांग्रेस नेता के घर पर लोगों की इतनी बड़ी भीड़ नहीं देखी। कांग्रेस इस चुनावी दौर में बहुत आगे है। यह दौर
जीतने में सबसे आगे है। इस दौरान उन्होंने ये भी कहा था कि हरियाणा में चाहे किसानों का प्रदर्शन हो या महिला पहलवानों का, सभी मुद्दे कांग्रेस के पक्ष में हैं। इसी तरह एक अन्य मीडिया में उनका कहना था, हरियाणा में कांग्रेस के प्रशंसक कम हो गए हैं, वह भाजपा को हार से नहीं बचा सकते। उन्होंने कहा था कि यहां तक कि प्रधानमंत्री मोदी, जिन्हें एक दशक पहले तक हरियाणा में इतने प्रेम से देखा जाता था और जिनके दम पर 2014 में पहली बार भाजपा सत्ता में आई, वो मोदी भी अपनी पार्टी को आगे नहीं बढ़ा पा रहे हैं और वो भी अब मतदाताओं को नहीं पसंद आ रहे। इसके बाद राजदीप सरदेसाई ने एक प्रीति चौधरी नाम की पत्रकार से वीडियो में बातचीत करते हुए भाजपा का मजाक भी उड़ाया था। उन्होंने कहा था कि अगर भाजपा को हरियाणा में जीतना है तो उन्हें प्रार्थना करनी होगी। उन्होंने ये भी कहा था कि हरियाणा में भाजपा के साथ सब गलत हो रहा है, चाहे तो कंगना रनौत का बयान देख लो, कैसे समय में आया। उन्होंने यहां लोकसभा सीटों पर बात करते हुए कहा था, हरियाणा में 90 सीट है, कांग्रेस हर सीट पर बढ़त बना रही है, सिर्फ भिवानी और करनाल ही सीट है जहां भाजपा उनसे आगे है। तो मेरा ख्याल एकदम साफ है, अगर कोई ऐसा राज्य है जो इस समय सत्ता विरोधी लहर को दर्शाता है, जहां लोगों में गुस्सा और उबाऊपन दोनों है, तो वो हरियाणा है। इस पर बीजेपी नेता अरविंद सिंह ने एक्स पर लिखा, राजदीप सरदेसाई ने भविष्यवाणी की थी कि हरियाणा में कांग्रेस जीतेगी और बीजेपी हारेगी। नतीजा कांग्रेस का हाल देखकर अब सरदेसाई के पास सिर्फ अंडे की सफेदी और जर्दी बची है, क्योंकि सच्चाई को कब तक छिपाओगे राजदीप जी, अब तो लोग आपकी पत्रकारिता की भविष्यवाणी करने लगे हैं। इस पूरी रिपोर्ट को लेकर के आपकी क्या कुछ राय, कमेंट बॉक्स में बताएं। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भाजपा को आतंकवादी की पार्टी कहा। उन्होंने शनिवार को कहा कि प्रधानमंत्री मोदी की आदत है कि वो कांग्रेस को हमेशा अर्बन नक्सल पार्टी बताते हैं, लेकिन उनकी पार्टी क्या है। उन्होंने कहा कि भाजपा आतंकवादियों की पार्टी है जो लीचिंग में शामिल रहती है, इसलिए मोदी को ऐसे आरोप लगाने का हक नहीं है। दलित समाज से आने वाले खड़गे ने एनआई से बातचीत में कहा, जहां कभी भाजपा की सरकारें हैं वहां शेड्यूल कास्ट खासकर आदिवासियों पर अत्याचार किया जा रहा है। शेड्यूल कास्ट के लोगों पर पेशाब करती है और आदिवासियों का रेप करती है। ऐसा करने वालों का सपोर्ट भी करती है। वो दूसरों पर आरोप लगाते हैं, उनको ऐसा करने का कोई अधिकार नहीं। दरअसल प्रधानमंत्री मोदी ने 5 अक्टूबर 2024 को महाराष्ट्र का दौरा किया था और इस दौरान उन्होंने ठाणे में कहा, कांग्रेस और उसकी नीतियों को लेकर जमकर हमला बोला था। प्रधानमंत्री मोदी ने उस समय कहा था, कांग्रेस और उनके सहयोगियों का एक ही मिशन है, बांटो और सत्ता में रहो। कांग्रेस के अर्बन नक्सल गैंग चला रहे हैं, वह देश विरोधियों के साथ खड़ी है। वहीं बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता प्रदीप भंडारी ने कहा कि मल्लिकार्जुन खड़गे बौखला चुके हैं, क्योंकि उनको समझ आ गया है कि गांधी परिवार कभी भी उनको कांग्रेस अध्यक्ष पद से हटा सकता है। बीजेपी के प्रवक्ता प्रदीप भंडारी ने यह भी कहा कि देश का दलित समाज पीएम मोदी के साथ है और उन्होंने तय किया है कि कांग्रेस की विभाजनकारी सोच का साथ नहीं देंगे। वहीं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख मोहन भागवत के बयान पर भी उन्होंने पलटवार किया। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा, जिस पार्टी का मकसद देश को बांटना है, उन्हें सपोर्ट करने वाले देश में ही हैं। वे संघ प्रमुख भागवत हैं। संविधान बदलना हो, रिजर्वेशन हो, हिंदू मुसलमानों को अलग करने की बात करने वाले ये लोग हैं और बुद्धि दूसरे लोगों को बांट रहे हैं। दरअसल शनिवार को महाराष्ट्र के नागपुर में विजयदशमी के कार्यक्रम में आरएसएस के स्वयंसेवकों को संबोधित करते हुए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख मोहन भागवत ने भी कुछ ऐसा ही कहा था। उन्होंने किसी का लिए बिना देश को बांटने की साजिश रचने का आरोप लगाया और इसी बयान को लेकर खड़गे ने यह बात कही। हरियाणा विधानसभा चुनाव में हार के बाद कांग्रेस ने चुनाव आयोग में ईवीएम की गड़बड़ी को लेकर शिकायत दर्ज कराई और इस पर प्रतिक्रिया देते हुए आम आदमी पार्टी के हरियाणा प्रमुख सुशील गुप्ता ने कांग्रेस पर तीखा हमला बोला। गुप्ता ने कहा, हमने हरियाणा से बीजेपी को हटाने के लिए पूरी कोशिश की थी। INDIA गठबंधन का हिस्सा होने के नाते हमने अंतिम समय तक कांग्रेस के साथ गठबंधन की उम्मीद की थी, लेकिन कांग्रेस के अहंकार ने ये मौका गवा दिया। अगर कांग्रेस इतनी घमंडी ना होती तो आज हरियाणा में उनकी गठबंधन सरकार होती। उन्होंने आगे कहा, हमने कभी अव्यवहारिक मांगे नहीं की, ना ही ज्यादा सीटें मांगी थी, लेकिन कांग्रेस की जिद और अहंकार ने बीजेपी को फायदा पहुंचाया। अब 2029 के चुनाव की तैयारी आम आदमी पार्टी अभी से शुरू करेगी। हरियाणा में कांग्रेस बीजेपी को हराने में सक्षम नहीं है, लेकिन अरविंद केजरीवाल इस बदलाव को सुनिश्चित करेंगे। यह बयान कांग्रेस के लिए न सिर्फ एक चेतावनी है, बल्कि हरियाणा की राजनीति में आम आदमी पार्टी की नई रणनीति का संकेत भी। सुशील गुप्ता के इस तंज से साफ है कि कांग्रेस की असफलता के पीछे उसकी खुद की गलतियों को जिम्मेदार ठहराया जा रहा है। इस पूरी रिपोर्ट को लेकर के आपकी क्या कुछ राय, कमेंट बॉक्स में बताएं। तब तक के लिए देखते रहिए लाइव टीवी न्यूज। हरियाणा विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी को मिली
करारी शिकस्त ने विपक्ष को बड़ा झटका दिया। 10 साल बाद हरियाणा की सत्ता में वापसी की आस लगाए बैठी कांग्रेस ने सपने में भी नहीं सोचा होगा कि राज्य में ऐसे चुनावी नतीजे आएंगे। 5 अक्टूबर यानी वोटिंग वाले दिन सभी एग्जिट पोल्स में कांग्रेस को जीता हुआ दिखाया जा रहा था, लेकिन चुनावी नतीजों में बीजेपी को स्पष्ट बहुमत मिल गया। भाजपा लगातार तीसरी बार राज्य में सरकार बनाने जा रही है। बताया जा रहा है कि हरियाणा के बाद अब बीजेपी महाराष्ट्र में कांग्रेस को झटका देगी। भाजपा अब हरियाणा वाली रणनीति से महाराष्ट्र का चुनाव भी जीतेगी। मालूम हो कि हरियाणा की तरह महाराष्ट्र में भी आम चुनाव में बीजेपी को बड़ा झटका लगा था। लोकसभा चुनाव में बीजेपी महाराष्ट्र की 48 में से सिर्फ 9 सीटें ही जीत पाई थी। अब भाजपा कोशिश करेगी कि हरियाणा वाले प्लान से वह महाराष्ट्र का भी चुनाव जीते। बीजेपी ने हरियाणा जीतने के लिए खास रणनीति पर काम किया। उसने राज्य की उन सीटों को चिन्हित किया जहां पर उसके खिलाफ ज्यादा विरोध है। इसके बाद निर्दलीयों को साथ कर उन्होंने बीजेपी को विरोध में पड़ने वाले वोटों को भी बांट दिया। इसके साथ ही चुनाव को कैसे जाट वर्सेस नॉन जाट किया जाए, इस पर भी बीजेपी के रणनीतिकारों ने बहुत मेहनत की। वहीं हरियाणा विधानसभा चुनाव का रिजल्ट सामने आ गया है और जीत की सबसे बड़ी दावेदार मानी जा रही कांग्रेस सत्ता से चूक गई। बीजेपी ने बहुमत हासिल करते हुए लगातार तीसरी बार सरकार बनाने का रिकॉर्ड बनाया। इधर हरियाणा हारने पर कांग्रेस में उठापटक शुरू हो गई। रिजल्ट की समीक्षा के लिए पार्टी ने रिव्यू मीटिंग बुलाई, जिसमें राहुल गांधी नाराज थे। बैठक में राहुल ने हरियाणा कांग्रेस के नेताओं को स्वार्थी बताया और इसे हार की सबसे बड़ी वजह माना। उन्होंने कहा कि चुनाव से पहले गुटबाजी ने हमें डुबा दिया। मीटिंग के दौरान राहुल चुप रहे और सबको स्वार्थी बताकर चले गए। बैठक कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के घर पर बुलाई गई थी। इसमें अजय माकन, अशोक गहलोत और केसी वेणुगोपाल जैसे नेता शामिल हुए थे। मीटिंग में राहुल ने ईवीएम का भी मुद्दा उठाया और कहा कि इस पर विस्तृत रिपोर्ट आनी चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि चुनाव हम जीत सकते थे, लेकिन स्थानीय नेता निजी प्रगति करने में लगे थे। राहुल गांधी ने स्थानीय नेताओं पर अपनी भड़ास तब निकाली जब सभी नेता ईवीएम को दोष दे रहे थे। उन्होंने कहा कि सब आपस में ही लड़ते रह गए और पार्टी के बारे में नहीं सोचा। इतना कहकर राहुल गुस्से में उठकर चले गए। सूत्रों के मुताबिक राहुल न सिर्फ हुड्डा से नाराज थे, बल्कि सभी पर अपना गुस्सा निकाला। ऐसा पहली बार नहीं हुआ था कि अंदरूनी कलह से पार्टी को नुकसान हुआ हो। इससे पहले भी कांग्रेस को राजस्थान, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में भी इसी वजह से हार का सामना करना पड़ा था। इस पूरी रिपोर्ट को लेकर के आपकी क्या कुछ राय है, कमेंट बॉक्स में बताएं। तब तक के लिए देखते रहिए लाइव टीवी न्यूज। हार के सदमे से बौरा गए संजय राउत। मुंबई के शिवाजी पार्क में शिवसेना यूबीटी गुट की दशहरा रैली में संजय राउत ने हरियाणा चुनाव का जिक्र करते हुए चुनाव प्रक्रिया पर ही सवाल उठा दिया है। उन्होंने कहा, हरियाणा चुनाव में सुबह चुनाव आयोग की वेबसाइट पर कांग्रेस को 72 सीटें नजर आ रही थी, लेकिन दोपहर में भाजपा को बढ़त मिल गई। राउत ने इसे ईवीएम के साथ की गई छेड़छाड़ बताया। संजय राउत ने कहा कि वे आने वाले महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में ऐसा नहीं होने देंगे। संजय राउत ने कहा, हरियाणा चुनाव में सुबह चुनाव आयोग की वेबसाइट पर कांग्रेस को 72 सीटें दिख रही थी, लेकिन दोपहर में बीजेपी ने सरकार बना ली। यह चमत्कार कैसे हुआ? यह सिर्फ ईवीएम धोखाधड़ी का नतीजा है और कुछ नहीं। हम महाराष्ट्र चुनाव में इस तरह की धांधली होने नहीं देंगे। उल्लेखनीय कि कांग्रेस ने भी हरियाणा विधानसभा चुनाव में मतगणना के दौरान ईवीएम में विसंगति का आरोप लगाते हुए निर्वाचन आयोग को शुक्रवार को और भी कई शिकायतें सौंपी थी। चुनाव आयोग को 20 विधानसभा क्षेत्रों से कांग्रेस उम्मीदवारों ने दी गई अपनी लिखित शिकायत में आरोप लगाया है कि 8 अक्टूबर को हुई मतगणना के दौरान कुछ ईवीएम की बैटरी 90% चार्ज थी। कांग्रेस ने कहा कि विधानसभा चुनाव के परिणाम अप्रत्याशित है और कुछ सीटों पर ईवीएम में विसंगति का आरोप भी लगाया है। वहीं हरियाणा में हुई कांग्रेस की करारी हार को देखते हुए कपिल सिब्बल भी अपना मानसिक संतुलन खो बैठे हैं। कांग्रेसों के आरोपों को लेकर पूछे गए सवाल पर कपिल सिब्बल ने कहा, कांग्रेस ने ईवीएम के बारे में जो सवाल उठाया है वह निर्वाचन आयोग को इसके सबूत दे रही है। मुझे इसके बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है, लेकिन निर्वाचन आयोग को इस पर स्पष्टीकरण देना चाहिए। मुझे लगता है कि ईवीएम का गलत इस्तेमाल हो सकता है। यह किस हद तक होता है मुझे नहीं पता। कांग्रेस के पूर्व नेता ने कहा, मैं शुरू से ही ईवीएम के खिलाफ रहा हूं। मैंने पहले भी कई बयान दिए हैं जो स्पष्ट है, उसे स्वीकार नहीं किया जाना चाहिए। वहीं कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करते हुए कहा, 9 अक्टूबर को कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं ने निर्वाचन आयोग को शिकायत सौंपी थी। आज हमने एक अध्ययन ज्ञापन दिया है जिसमें हरियाणा के 20 विधानसभा क्षेत्रों में चुनाव प्रक्रिया में गंभीर और स्पष्ट अनियमितताओं को रेखांकित किया गया है। उन्होंने आयोग को दिए गए ज्ञापन को साझा करते हुए कहा, हमें उम्मीद है कि आयोग इस पर संज्ञान लेगा और उपरोक्त निर्देश जारी करेगा। हरियाणा में हुए विधानसभा चुनाव में भाजपा ने एक बार फिर से जीत हासिल की है। 8 अक्टूबर को आए चुनाव नतीजों में
90 सीटों वाली विधानसभा में भाजपा को 48 सीटें मिली हैं। वहीं कांग्रेस को 37 सीटों से ही संतोष करना पड़ा। कांग्रेस को उम्मीद थी कि वह इस बार हरियाणा में सरकार बनाएगी, मगर ऐसा नहीं हो पाया। फिलहाल इस खबर में इतना ही। बाकी अपडेट के लिए बने रहिए लाइव टीवी न्यूज के साथ। भंडारा में गए तो खाना खत्म, बाहर आए तो चप्पल गायब। ये कहावत अशोक तंवर पर बिल्कुल फिट बैठती है। हरियाणा के कथित दलित नेता अशोक तंवर एक बार फिर से सियासी मौसम भांपने से चूक गए। पूरे चुनाव प्रचार के दौरान बीजेपी के स्टार प्रचारक रहे तंवर ने मतदान से 48 घंटे पहले कांग्रेस का दामन थाम लिया। तंवर के इस फैसले को बीजेपी के लिए झटका करार दिया गया है। हालांकि अब जिस तरह के नतीजे आए हैं उससे तंवर के भी सियासी भविष्य पर सवाल उठने शुरू हो गए। हरियाणा में दलितों की आबादी करीब 20% है। यहाँ विधानसभा की 90 में से 17 सीटें दलितों के लिए रिजर्व है। इनमें से 8 सीटों पर ही कांग्रेस को जीत मिली। कांग्रेस के दलित प्रदेश अध्यक्ष चौधरी उदय भयान बुरी तरह चुनाव हारे। हरियाणा कांग्रेस के भीतर अशोक तंवर की राह कांग्रेस में आसान नहीं है। तंवर पहले ही भूपिंदर सिंह हुड्डा गुट की रडार में रह चुके हैं। हुड्डा गुट फिर से हरियाणा की सियासत में तंवर को मजबूत होने दे, इसकी संभावनाएं कम ही हैं। 2019 में हुड्डा गुट की वजह से ही तंवर ने कांग्रेस को अलविदा कहा था। तंवर जब कांग्रेस में थे तब सिरसा में उनका सिक्का चलता था, लेकिन अब सिरसा की कमान कुमारी शैलजा के पास है। अशोक तंवर चुनाव प्रचार के आखिरी दिन जिंद के सफिंदों में कैंपेन कर कांग्रेस में शामिल हो गए थे। कांग्रेस ने तंवर की ज्वाइनिंग को दलितों के समर्थन के रूप में प्रचार किया। हालांकि जिस सफिंदो सीट पर तंवर ने आखिरी प्रचार किया था वहां पर बीजेपी ने ही जीत हासिल की। तंवर जिस सिरसा से आते हैं वहां पर जरूर बीजेपी को हार मिली। सिरसा जिले की 5 में से 3 पर कांग्रेस और 2 पर इनेलो ने जीत दर्ज की है। हालांकि ये पहली बार नहीं है जब तंवर के साथ सियासी खेल हुआ है। 2014 में तंवर जब हरियाणा आए तब कांग्रेस हार गई। 2019 में जब कांग्रेस मजबूती से चुनाव लड़ने जा रही थी तब तंवर का पत्ता कांग्रेस ने काट दिया। तंवर कुछ दिन आप में रहे, लेकिन लोकसभा से पहले आप इंडिया गठबंधन में शामिल हो गए। तंवर इसके बाद बीजेपी में गए, लेकिन सिरसा से उनका मुकाबला शैलजा से हो गया। 2014 के बाद से अब तक अशोक तंवर विपक्ष की ही राजनीति कर रहे हैं। तंवर 2014 में कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे। 2019 में पहले तंवर तृणमूल गए और फिर आम आदमी पार्टी में कुछ महीनों के लिए तंवर ने खुद की भी पार्टी बनाई। तंवर लोकसभा से पहले बीजेपी में गए। बीजेपी ने उन्हें सिरसा लोकसभा सीट से उम्मीदवार बनाया। हालांकि तंवर चुनाव जीतने में असफल रहे। तंवर इसके बाद से ही कांग्रेस में वापस आने की कवायद में जुट गए। तंवर की कांग्रेस में वापसी के पीछे अजय माकन का अहम रोल रहा। तंवर कांग्रेस कोषाध्यक्ष माकन के रिश्तेदार भी हैं। वर्तमान में माकन कांग्रेस में काफी मजबूती स्थिति में है। ऐसे में कहा जा रहा है कि तंवर आगे की सियासत कांग्रेस के जरिए ही जारी रख सकते हैं। तंवर पहले भी कांग्रेस में रहे हैं। हरियाणा में जिस तरह से दलित वोट बैंक कांग्रेस से छिटका है, कांग्रेस उसे पाने के लिए तंवर को फ्री ग्राउंड भी दे सकती है। इस पूरी रिपोर्ट को लेकर के आपकी क्या कुछ राय है, कमेंट बॉक्स में बताएं। तब तक के लिए देखते रहिए लाइव टीवी न्यूज।